चलिए रिकॉर्डिंग ऑन है। आज हम लोग को रिवीजन में नहीं कराने जा रहा हूँ, रिवीजन आप लोग वीडियोस देखिए क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। हम लोग का वी वर डूइंग डिस्कसिंग अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में हम लोगों ने क्या पढ़ चुका था उसको ध्यान से देख लीजिए। ये बातें आपको रोज इसीलिए बताई जाती हैं कि अगर आप किसी दिन ध्यान से सुन लेंगे तो उस दिन तैयारी हो जाएगा। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल में आपने कितने मेथड देखे थे? एल्कोहल में आपने देखे थे कौन कौन से मेथड बताइए आप ही लोग। पहला था ग्रुप्स प्रोसेस, द फर्स्ट मेथड वाज ग्रुप्स प्रोसेस। सेकंड वाज योर ग्रुप्स प्रोसेस SN1 या SN2 रिएक्शन, बताओ हर्ष, तुम पढ़ चुके हो। ग्रुप्स प्रोसेस SN1 होता है कि SN2? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। SN1 होता है। पक्का? हाँ सर, कंफर्म। ठीक, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। आज हो क्या रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। आज एक तो क्लास स्क्रीन नहीं आ रही सर। हाँ रुक जाओ एक मिनट। हाँ दिखा प्रांजलि, वेट करिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। बताइए स्क्रीन दिख रही है? अब दिख रही है? तो पहला जो मेथड था दैट वाज फ्रॉम अल्कोहल, जिसमें हम लोग क्या यूज कर रहे थे, बाई हैलोजन एसिड। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड रिएक्शन जो पढ़ा बाई हैलोजन एसिड के बाद, सेकेंड मेथड हम लोगों ने पढ़ा था बाई फॉस्फोरस हैलाइड PX5 और PX3। तीसरा हम लोगों ने ये पढ़ा था, इसमें साइड प्रोडक्ट याद रखिएगा, साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक। एक में आपको याद होगा POCl3 बनता था और एक में H3PO3 बन रहा था। साइड प्रोडक्ट आपको याद रखना है, ठीक। तीसरा था फ्रॉम दैट वाज डार्जन्स रिएक्शन, और डार्जन्स रिएक्शन में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, दूसरा आपका था फ्रॉम एल्कोहल के बाद फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। डार्जन्स रिएक्शन में बताया नहीं किसी में क्या यूज कर रहे थे, SOCl, थायोनिल क्लोराइड्स। और बेस की कौन सा यूज कर रहे थे, पेरिडीन। भाई किससे यहाँ गाना बज रहा है, थोड़ा बंद करिए। माइक 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 माइक। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हम लोग को देखना था फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन में हम लोगों ने 3-4 मेथड पढ़े थे, 3 मेथड शायद पढ़ा था ना। पहला क्या था अल्कीन में, भाई हैलोजन एसिड, जिसमें हम लोगों ने मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक पढ़ा और एंटी मार्कोनिक का मैकेनिज्म देखा। दूसरा था भाई Br2 इन CCl4, और तीसरा आपका था एलाइलिक हेलोजिनेशन, ठीक। उसके बाद तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने जो लास्ट में पढ़ा था दैट वाज, इसमें एक और पढ़ा था फ्रॉम अल्केन, और अल्केन में आपने कौन सा रिएक्शन पढ़ा था, स्वार्ट्स रिएक्शन। उसके बाद आपने पढ़ा था फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज में आपने कौन सा रिएक्शन पढ़ा था, फिंकर। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करेंगे, जिससे जब पूछा जाएगा सिर्फ वो कमेंट सेक्शन आपको नहीं ओपन करना है। और कल आपका टेस्ट है, याद रखिएगा, ठीक। कल आपका टेस्ट है फिंकल स्टीन रिएक्शन। फिंकल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कोई कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेगा। फिंकल स्टीन रिएक्शन कैन बी यूज्ड
नोट्स बना रहे हैं कि बस ऐसे हवा में क्लास चल रही है? ट्यूसडे को आपकी कॉपी चेक होगी। कोई को आंसर उस पे नहीं देना है कमेंट पे। चलिए बताइए। जल्दी कमेंट करिए, कुछ लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग का मैं देख रहा हूँ कमेंट नहीं आ रहे हैं। 17 लोग अभी तक कमेंट किए हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ यही 11 लोग पढ़ रहे हैं, बाकी लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्लास में। अच्छा, जो कल नहीं आए थे वो तो नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं देखे हैं तो ठीक है। जितने लोग किए हैं मैं उनका आंसर देखता हूँ। वेरी गुड विवेक शर्मा, सबसे कम समय 0.5 सेकंड। श्रेया 0.8, वेरी गुड। हर्ष 0.8, वेरी गुड। प्रांजलि 1 सेकंड। कोमल जी आपका, कोमल मौर्य आपका आंसर गलत है बेटा, सही करिए। आशीष यादव तुम पिटोगे बेटा, बी टिक कर रहे हो। सी 8 लोग का सही है, और डी भी टिक किए हैं। डी में कौन है? नंदिनी राजकुमार, बेटा क्लास नहीं देख रहे हो आप लोग। आइडो अल्केन प्रिपेयर करने के लिए होता है फिंकल स्टीन रिएक्शन। कृपया करके क्लास में मैं इतनी बार बोला हूँ कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है रिवाइज करके आओ। इसके बाद किससे पढ़ना है, ये भी कोई ऑप्शन है क्या? मेरे बाद भी कोई है क्या पढ़ने के लिए? कोई और टीचर की व्यवस्था करके बैठे हो तो बताइए। जो गलत कर रहे हैं अभी उनके पास कोई और ऑप्शन है क्या पढ़ने का, या सोचे हैं कि कुछ दिन बाद पढ़ लेंगे, टाइम रहेगा? अगर आप 6 साल इस टाइम पे कम से कम 9 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो बिलीव मी सीबीएसई है, इसमें कंपार्टमेंट में इतने कंपार्टमेंट लगेंगे ना कि भागते फिरेंगे। जो चीज क्लास में पढ़ाई जा रही है उसके बाद अगर आप नहीं कर रहे हैं तो गलत काम कर रहे हैं। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। जब ये नहीं याद है तो अगर मैं पूछता कि फिंकल स्टीन रिएक्शन में क्या कहते हैं, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो वो तो आप और ना बता पाते हैं। मिथेनॉल एंड एसीटोन। ठीक ठीक सही बोल रहे हैं। हेलोजन एक्सचेंज जो है, यहाँ पर चौथा मेथड लिखिए जो लास्ट वाला बचा था, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। देखिए अभी मैं SN1 SN2 ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा रिएक्शन SN1 है कौन सा रिएक्शन SN2 है। जैसे ये जो फिंकल स्टीन रिएक्शन है SN1 है कि SN2 है, तो मैं आपको अंतिम में लिखवाऊंगा कि ये रिएक्शन SN1 है ये SN2 है, मगर जब SN1 SN2 पढ़ा लूंगा तब लिखाऊंगा, नहीं आधे लोग को कंफ्यूजन होगी कि पता नहीं क्या लिखा रहे हैं। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लास्ट में जब हमारा SN1 SN2 हो जाएगा तो मैं ऊपर जाके सारे रिएक्शन में बता दूंगा कि ये रिएक्शन SN1 है ये SN2 है। वैसे ये पूछता कभी नहीं। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड हमको क्या बनाना है, हेलो एल्केन। मगर ये तो जानो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या होता है। याद रखना, अगर कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा है, ये कार्बन चेन है, दिस इज योर कॉल्ड हैलोजन हाइड्रोकार्बन चेन। कौन सी चेन है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन चेन इसलिए है क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है तो इसको हम शॉर्ट में फैटी एसिड बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फैटी एसिड। आपको याद है आपने बचपन में पढ़ा होगा इस तरीके का डायग्राम, सोप। सोप याद आ रहा है? ये कहते थे हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसे बोलते थे कार्बोक्सिलिक पार्ट है, इसको हम लोग बोलते थे हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। कुछ याद आ रहा है? इसी तरीके आपको सिर्फ याद रखना, अगर कार्बन की चेन है उसमें COOH जुड़ा है तो दिस इज कॉल्ड फैटी एसिड। अब इस फैटी एसिड में अगर आप कोई बेस रिएक्ट करा दो, मान लीजिए AgOH एक बेस है, रिएक्ट करा दिए, तो आपको पता है एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, दे विल फॉर्म सॉल्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, और वाटर बनाएगा, ज्यादा दूर मत चलो। यहाँ का OH और यहाँ का H क्या बना लेगा, H2O, और यहाँ पर जाके कौन जुड़ जाएगा, Ag। तो यू विल गेट अ कंपाउंड लाइक दिस। इसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड।
सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का मतलब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उससे हाइड्रोजन हटा के क्या जुड़ गया है, Ag। अगर यही सिल्वर सॉल्ट ऑफ सोडियम होता, सॉरी सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता, तो यहाँ पर Ag की जगह क्या होता, Na। तो याद रखना हाइड्रोकार्बन चेन हो, अब ये चेन चाहे जितनी बड़ी हो सकती है, ठीक, उससे अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है तो दिस इज कॉल्ड फैटी एसिड, ठीक। और फैटी एसिड में अगर आप कोई बेस रिएक्ट करा दो, चूंकि आपको सिल्वर सॉल्ट चाहिए तो सिल्वर का बेस रिएक्ट करा के यू विल हैव एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो वाटर निकल गया, कैसे, यहाँ का OH और यहाँ का H, और बाकी वहां पर जाके कौन जुड़ जाएगा, तो दिस बिकम्स योर सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड समझ में आया, यस और नो? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड समझ में आया, ठीक। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का काम देख लीजिए क्या होता है, जो आपके साबुन बनते हैं, सोप्स, जो डिटर्जेंट वाले साबुन होते हैं ना, वो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से बने होते हैं। उसमें जानते हो 17 कार्बन की चेन होती है, उसमें 17 होता है। जैसे जो सोप घर पे यूज करते हो कपड़ा धुलने के लिए, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और यहाँ पर होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पर सिल्वर जुड़ा होता है, तो इट इज अ सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक, जो सोप घर पे यूज करते हो। तो आई होप कि आपको क्या समझ में आया, फैटी एसिड क्या होता है, एन एसिड विच कंटेन्स हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन का मतलब उसमें कार्बन की चेन हो, और कौन सा ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उसमें क्या जुड़ा हो, सिल्वर, दिस इज कॉल्ड सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब ये चेन चाहे जितनी बड़ी हो जाए मगर ये ग्रुप होना मस्ट है, ठीक। अगर यही सोडियम सॉल्ट होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है, Na हो जाता, ठीक। अब देखिए हम लोग को क्या बनाना है, हेलो एल्केन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो हमको क्या करना है, इसमें पहले लिखिए ब्रोमो अल्केन, याद रखना दिस रिएक्शन इज बेसिकली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एज वेल एज आइडोएल्केन। बेसिकली ये रिएक्शन क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइदर ब्रोमो अल्केन और क्लोरो अल्केन। अच्छा कुछ चीजें और मुझे बताइए तो, चलो अच्छा इसके बाद प्रिपरेशन फॉर ब्रोमो अल्केन एंड आइडो एल्केन, इसकी मदद से हम अधिकतर या तो ब्रोमो अल्केन बनाएंगे या तो आइडो एल्केन, क्लोरो फ्लोरो इससे नहीं बनाते, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग मान लीजिए एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ले रहे हैं, अच्छा लिख लीजिए, इसमें पहला वाले में लिखिए आइडो अल्केन, काट दीजिएगा यहाँ पर, आइडो अल्केन अभी के लिए काटिए, नीचे फिर समझाऊंगा, लिखो ब्रोमो अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, ब्रोमो अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, can be prepared by this method, bromo alkane can be prepared by this method by refluxing, by the silver salt of fatty acid, the salt of fatty acid with bromine in CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आपको क्या करना है, आपको जैसे मान लीजिए आपको बनाना है ब्रोमो इथेन, यू हैव टू प्रिपेयर ब्रोमो इथेन, समझा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, नहीं, मान लीजिए आपको ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, CCl4, तो इसमें क्या होगा, पहला तो आपका ये बन जाएगा CH3 CH2 BH2, फिर यहां से CO2 गैस निकल जाएगी, एक आपको एक चीज ध्यान से देखनी है, यहां पर कार्बन की 1 2
3, और जो प्रोडक्ट बना उसमें कार्बन कितना है, यहाँ पर कार्बन कितना है 4, इसमें कार्बन कितना है 3। इसे हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। स्टेप डाउन रिएक्शन का मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट में कार्बन पहले से क्या हो कम, अगर कार्बन की संख्या प्रोडक्ट में ज्यादा होती तो उसे स्टेप अप रिएक्शन बोलते हैं। स्टेप अप रिएक्शन जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा तब वहां समझाऊंगा, ठीक। ये कौन सा रिएक्शन है, स्टेप डाउन। तो अगर तुमको मान लो ब्रोमोपेंटेन बनाना है, क्या बनाना है, ब्रोमोपेंटेन, तो जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट लोगे उसमें क्या लोगे 6 कार्बन, ठीक, कार्बन 6, एक ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस, यू हैव टू प्रिपेयर ब्रोमो इथेन। क्या बनाना है, ब्रोमो इथेन। तो ब्रोमो इथेन क्या होता है, CH3 CH2 Br, साथ ही साथ क्या निकलेगा CO2 प्लस AgBr। तो इसका मतलब रिएक्शन में अगर आपको दे दी जाए तो यहाँ पर आप क्या लोगे CCl4, यहाँ पर क्या लोगे Br2, और जो प्रोडक्ट होगा रिएक्टेंट में कितने कार्बन है 2, तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है CH3 CH2 2 कार्बन, उसके बाद आपको इसमें COO AgBr Ag जोड़ देना है, ठीक। इस कॉल्ड योर, इसका नाम नेम भी है, इसको याद रखना। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज बोरोडीन, बोरोलीन नहीं, बोरोडीन, हुन्स डिकर रिएक्शन और सिंपली हुन्स डिकर रिएक्शन। याद रखिएगा नेम रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई पूछ ले, जब हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है, तो दिस इज अ सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे CCl4, तो CO2 ग्रुप निकल जाएगा और इसमें आके कौन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। इसमें जो प्रोडक्ट बना उसमें कार्बन की संख्या ओरिजिनल में अगर n कार्बन है तो यहाँ पर कितना कार्बन होगा n-1। दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन रिएक्शन। और याद रखना सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से जब हम लोग ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं, Hunsdiker reaction, this is a named reaction and for your exam this is very important. Is it clear up till here? यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, गुड गुड, बिल्कुल सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का रिएक्शन उसी से होगा। रिफ्लक्स भी करेंगे, रिफ्लक्स का मतलब आप जान ही रहे हैं कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेंगे, उसको ब्रोमीन उसमें मिक्स करेंगे, हीट करेंगे, जो वेपर बनेगा उसको कूल करेंगे, तो जो वेपर निकल के आएगा प्रोडक्ट होगा आपका, ठीक। मान लीजिए आपको ब्रोमो हेक्सेन बनाना है, तो ब्रोमो हेक्सेन बनाने आप कौन सा कंपाउंड लेंगे, कितने कार्बन होंगे रिएक्टेंट साइड, ब्रोमो हेक्सेन आप, हाँ 7, मतलब एक ज्यादा, ठीक। मतलब 6 कार्बन की तो चेन होगी मगर उसमें एक CO2 जुड़ा रहेगा, ठीक। 6 कार्बन की चेन रहेगी, 6 का मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, और इसके बाद 7वें से क्या जुड़ा रहेगा, COOAg, ठीक। अगला देखिए, बस रिएक्शन जो होगी, द रिएक्शन विल टेक प्लेस, मैकेनिज्म आपके एग्जाम में नहीं आना है तो याद रखना, द रिएक्शन विल टेक प्लेस, शायद किसी ने लिखा भी था, शायद हर्ष ने लिखा था, द रिएक्शन विल टेक प्लेस मैकेनिज्म बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, द रिएक्शन विल टेक प्लेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पर नोट लिखिए, 2 नोट, नोट वन लिखिए। अगर ईल्ड की बात करें, ईल्ड का मतलब तुम यहाँ पर आपका जो 1 डिग्री का
हेलो एल्केन है वो ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 3 डिग्री। मतलब कि अगर आपको दे दिया जाए ये जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो प्रोडक्ट बना लेंगे आप। रिएक्शन बी Br2 CCl4 के साथ करेंगे, रिफ्लक्स करेंगे। रिफ्लक्स हम Br2 और पहले वाले रिएक्टेंट को Br2 के साथ जो रिएक्टेंट आपको दिया है ये, इसको दोनों को एक ही टेस्ट ट्यूब में दोनों को डाल के हीट करेंगे, जो वेपर बनेगा उसको कूल कर देंगे। ठीक, तीनों चारों का प्रोडक्ट आप बना लेंगे। तीनों का प्रोडक्ट बना लोगे। पहले वाले में बताओ क्या बना, पहले वाले में बताइए क्या बना। CO2 plus AgBr। ठीक, तो आप देखिए इसमें जो होगा 1 डिग्री का हेलो एल्केन बनेगा, इसमें 2 डिग्री का हेलो एल्केन बनेगा, इसमें 3 डिग्री का एल्कोन बनेगा। मगर आपसे पूछ लिया जाए ज्यादा कौन बनेगा, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा यील्ड किसकी होगी, ये प्रोडक्ट जो होगा ये ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा एज कंपेयर टू दिस वाला डिग्री जो होगा। मतलब इस रिएक्शन की मदद से हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री हेलो एल्केन बनाने के लिए ये ज्यादा यूजफुल है। ठीक, अगर 3 डिग्री हेलो एल्केन बनाना है तो कोई मुझे बताएगा कौन सा रिएक्शन सबसे यूजफुल होगा। भाई देखो हम लोग रिएक्शन करा के 1 डिग्री का हेलो एल्केन बना सकते हैं, 2 डिग्री का और 3 डिग्री का। तो 1 डिग्री के लिए ये रिएक्शन जरूर मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो हेलो एल्केन बनेगा 1 डिग्री का उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, 3 डिग्री का नहीं। कोई मुझे ये बता सकता है कौन सा रिएक्शन करके हम लोग 3 डिग्री हेलो एल्केन ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं और ज्यादा तेज बना सकते हैं। मान लो हमको 3 डिग्री हेलो एल्केन बनाना है, कौन सा रिएक्शन यूज करें, कुछ कॉमन सेंस यूज करिए। ऑप्शन देना पड़ेगा क्या, बताइए। विकास, सत्यम, कोमल यादव जी, सौम्या जी, हर्ष जी, विकास, विवेक। अरे भाई 3 डिग्री अल्कोहल का यूज करके, ग्रुप्स प्रोसेस यूज करके, भूल गए क्या ग्रुप्स प्रोसेस। 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा तेज रिएक्शन देता था ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन जल्दी बनता था, भूल गए आप लोग, याद आया। अल्कोहल में जब हैलोजन एसिड डालते थे तो कौन सा अल्कोहल सबसे तेज रिएक्ट करता था, 3 डिग्री वाला, उसमें प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनता था। हाँ बेटा लोग भूल जाओ, चलिए ठीक। हर्ष अपना डाउट देख लीजिए। जब हम लोग बोरोडीन लिखेंगे तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड Nunsdicke। तुमको पढ़ा था You can write this also and you can write this also. Both is correct. Both is correct. अगर आप प्रदीप देखेंगे तो दोनों नाम दिया हुआ है। ठीक, Hunsdicke। रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। The reaction will take place according to free radical mechanism। कल मैं देखता हूँ कितने लोग को नेम्ड रिएक्शन याद हुई है, रिएक्शन लिखूंगा और पूछूंगा। चलो एक क्वेश्चन करो, कोई भी कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा। अच्छा पहले इसको पूरा कर दूं। नोट 2 लिखिए, पहला नोट हो गया। सबसे तेज कौन क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री हाइड्रो हेलो कंपाउंड एज, उसके बाद 2 डिग्री बनता है, कम बनता है, और 3 डिग्री भी और कम बनता है। ठीक, मतलब इस रिएक्शन को यूज करके हम लोग 3 डिग्री का हाइड्रोकार्बन जो बनाएंगे उसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं बनेगी। जैसे 2 डिग्री ये है,
इसका यूज करके अगर हम 2 डिग्री का कोई भी हेलोजन कंपाउंड बनाएंगे तो उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनेगी। मतलब इस रिएक्शन से हम अधिकतर कौन सी डिग्री का हेलो एल्केन बनाते हैं? 1 डिग्री। 2 डिग्री हेलो एल्केन जो बनेगा उसकी क्वांटिटी कम रहेगी और 3 डिग्री हेलो एल्केन की क्वांटिटी और कम बनेगी। ठीक, दूसरा नोट लिखिए, अगर इफ वी यूज Cl2 in place of Br2, अगर Br2 की जगह हम Cl2 यूज कर लें, क्लोरो अल्केन तो बन जाएगा। ठीक, क्लोरो अल्केन विल बी फॉर्म्ड, बन तो जाएगा, बट इट्स यील्ड विल बी वेरी पुअर। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत कम क्वांटिटी में बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सीधे CH3 CH2 COOAg, इसमें हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2। यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा? CO2, और यहाँ का एक Ag और एक Cl क्या मिल के बना लेगा? AgCl। मगर ये जो प्रोडक्ट बना इसकी क्वांटिटी क्या होगी? बहुत ही लो होगी, यील्ड लो होगा। इसलिए इसको, इस मेथड को हम यूज करके क्लोरो अल्केन नहीं बनाते। पहला क्वेश्चन क्लोरो एल्केन कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाई, कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं लिखना है, A B C D। आज दिखेगा कितने लोग रिवाइज करके आए हैं। पहला A, यहाँ पर 1 डिग्री क्लोरो अल्केन है, 1 डिग्री क्लोरो अल्केन। तीसरा आंसर मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ लिखना है। लिखिए, देखते हैं कितने लोग को याद है। पोल देख के लोग क्लास ही छोड़ दिए। मैं देख रहा हूँ कितने लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मत कहिएगा सर क्लास में नंबर नहीं आया, तो आप लोग सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। 5 लोग ने आंसर नहीं किया और मुझे नाम दिखता है जो जो आंसर नहीं करते। सत्यम वेरी गुड, 0.3 सेकेंड, वेरी गुड सत्यम। विकास यादव 0.6, वेरी गुड। विवेक शर्मा वेरी गुड, 0.6। रिचा वेरी गुड, 2.6। हर्ष 4.9। पंडित 11 सेकेंड, वेरी गुड। कोमल 20 सेकेंड, वेरी गुड। थोड़ा सा मैं ये भी देख लूँ क्या कौन आंसर कर रहे हैं। आशीष, अल्फाज, प्रिया, राजकुमार, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप रेगुलर नहीं क्लास ले रहे हैं। ठीक है, मुझे क्या बताया गया था ना, डाल्टन्स रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाती है और इस जो भी साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? वो ऑपरेट हो जाते हैं। तो इस दिस मेथड इज वेरी गुड। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अभी वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, वो रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लिखें, just wait for a second, wait for a second। ये क्वेश्चन तो अभी शायद मैंने कराया नहीं था।
चलिए आंसर करिए। हर्ष पांडे वेरी गुड 1.2, विवेक शर्मा 1.3 सेकंड, सौम्या ओझा वेरी गुड 1 पॉइंट, कोमल 1.6, अल्फाज गुड, विकास गुड, सत्यम गुड, ऋषा गुड, कोमल गुड, श्रेया यादव गुड। अधिकतर लोगों ने सही आंसर किया। गुड गुड गुड। 3-4 लोगों ने गलत किया बेटा। देखिए आप लोग आंसर भी होगा इसका, फ्लोरोएल्केन के लिए होता है ना। तीसरा क्वेश्चन, पहले मैं इसको कंप्लीट ही करा दूं। ठीक, दोनों नोट्स हो गए। पहला हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से क्या बनाना सीखा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एल्केन बनाना सीखा, जिसका नाम होता है हुन्स-डिकल रिएक्शन। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि अगर हम लोग क्लोरीन ले लेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, मगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगी। अगला देखिए, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में ही अगला पॉइंट लिखे, आइडोएल्केन लिखिए विथ I2, विथ I2 नेक्स्ट पॉइंट, उसी में यू हैव टू राइट नेक्स्ट पॉइंट विथ I2। ईस्टर इंस्टेड ऑफ आइडोएल्केन, मतलब कि अगर आप वही रिएक्शन करा रहे हैं और वहां पर Br2 ले लेंगे तो ब्रोमोअल्केन बनेगा, Cl2 ले लेंगे तो क्लोरोअल्केन बनेगा, मगर बहुत कम क्वांटिटी में बनेगा। बट I2 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ईस्टर। ईस्टर आप जानते हैं ये होता है R C डबल बॉन्ड O O R1, मतलब इधर कार्बन की चेन, जैसे फॉर एग्जांपल सीधे CH3 C डबल बॉन्ड O O, और यहाँ पर आपका क्या होगा, फिर से आपकी कोई चेन हो C2H5 कुछ भी ले लीजिए, तो दिस इज कॉल्ड ईस्टर, मतलब जिसमें ये ग्रुप हो। देखिए इसमें क्या होगा, जब हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का रिएक्शन कराते हैं I2 के साथ, तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ अलग तरीके से होती है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, वही CCl4 और रिफ्लक्स। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन पूरी, वेट फॉर अ सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, दो I2 के मॉलिक्यूल आएंगे, एक ये और एक ये, दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे, AgI। कितने AgI, 2 AgI। क्या होगा बेटा, आप लोगों का भी लैग हो रहा है, लैग हो रहा है क्या, स्क्रीन लैग हो रहा है क्या, ठीक बेटा वो अपना नेट से करिए। तो यहाँ पर 2 AgI निकल गया, ठीक, एक Ag और एक I, 2 AgI निकल गया। एक मॉलिक्यूल से CO2 निकल जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ से CO2 निकल गया, ठीक, में जुड़ जाएंगे जो बच गए हैं, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, एंड यू विल गेट अ प्रोडक्ट CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O O, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा CH2 CH3। ठीक, तो इसको हम लोग अगर R कह दें तो ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों क्या हैं सेम। तो यू विल गेट R C डबल बॉन्ड O O R, दिस इज योर ईस्टर। याद रखिएगा ब्रोमो अल्केन बनता है, Cl2 लेंगे क्लोरो अल्केन बनेगा मगर लेस क्वांटिटी में। ब्रोमो अल्केन लेंगे तो उस रिएक्शन का नाम होगा हुंस-डिकर रिएक्शन। ठीक, बट जब हम यहाँ पर आयोडीन ले लेंगे तो द नेम ऑफ द रिएक्शन विल बी ब्रिनबर्ग, स्पेलिंग सुन लीजिएगा BRIN, ब्रिन बम BAUM, सिमोनिनी रिएक्शन। हालांकि ये नेम्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर याद रखना कि I2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, द नेम रिएक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दैट कि जब हम लोग I2 यूज करेंगे तो क्या होगा। ठीक, 2 मिनट के लिए आप लोग पॉज करिएगा, जस्ट फॉर अ सेकेंड, होल्ड ऑन फॉर अ 2 सेकेंड। गुड गुड, सौम्या सही बोल रही है, प्रदीप पढ़ रही है लग रहा है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड बेटा, मैं पास कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। आवाज जा रही है? Is the voice clear? Am I audible to everyone? ठीक, चलिए मान लीजिए ये बनाना है आपको। अच्छा एक चीज ये बताइए, इस रिएक्शन में जो ईस्टर बना, वो सिमेट्रिकल बना। क्या बना? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों साइड कौन से ग्रुप हैं? आर ही ग्रुप है। इज दिस क्लियर? दोनों साइड आपके कौन से ग्रुप है? सेम ग्रुप है। तो यहाँ पर जो ईस्टर बनेगा इट इज सिमेट्रिकल ईस्टर, मतलब दोनों साइड क्या होंगे? आर आर भी होंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मान लीजिए आपको ये रिएक्शन दे दी जाए CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका रिएक्शन कराइए थोड़ा तो I2 के साथ। कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्या लोगे? CCl4। आपको पता है 2 Ag निकल के क्या बना लेंगे? 2 AgI। एक मॉलिक्यूल से क्या निकल जाएगा? CO2। ठीक, तो बाकी मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे, यू विल गेट CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH2 CH3, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। ठीक, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो दिस रिएक्शन ऊपर वालों में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन कैन बी आल्सो बी कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्योंकि ऊपर रिएक्शन जो आपने पढ़ा था हुंस-डिकर और यू सिनोमिनिन रिएक्शन, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इज दिस क्लियर अप टिल हियर? यहाँ तक क्लियर है? बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? प्रोपॉक्सीब्यूटेन, गुड। ठीक, प्रिपरेशन खत्म होते हैं। ठीक, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है पूरा का मैं चार्ट अभी बनवा रहा हूँ। ठीक, उसके बाद ये चार्ट जो है आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, इससे आपको पूरी रिएक्शन एक बार में तैयार हो जाएगी। ठीक, करने के बाद आपको एक ही चार्ट में पूरा होगा। ठीक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो, हेलो एल्केन। देखो बेटा,
इसको कहते हैं सिनॉप्सिस। जितना आपने अभी तक 20 पन्ना पढ़ा उसको एक पन्ने में ला के मतलब आप केमिस्ट्री पढ़ ले रहे हैं, ठीक। इसमें पहले तो अल्कोहल के बारे में कुछ चीजें आप लोग को पता ही है। अल्कोहल में सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। रीजन क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए आपको याद आ रहा है कि नहीं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और अल्कोहल में सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? HI, HF, HCl, HBr। रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही थी? 2 स्टेप में। पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता था, उसके बाद प्रोटोनेटेड अल्कोहल रिएक्ट करके क्या बना लेता था? प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर निकलता था, कार्बोकैटायन बनता था, फिर कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल से। और यहाँ पर रीअरेंजमेंट होने के चांसेस हैं, तो रीअरेंजमेंट देख लेना, ठीक। रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब इसमें आपने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी फ्रॉम क्लोरो अल्कोहल में? पहला आपने पढ़ा था फ्रॉम HX मतलब हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड में आपने ग्रुप्स प्रोसेस पढ़ा था, और आपने पढ़ा था कि ग्रुप्स प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए हैलोजन एसिड से हम लोग को बनाना है, तो हम लोग ग्रुप्स प्रोसेस से क्लोरो एल्केन बनाएंगे, और यहाँ पर क्या लेंगे? ZnCl2 प्लस HCl। ZnCl2 का काम क्या था? क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। सब आपको याद आना चाहिए कि ये ZnCl2 का काम क्या था। फिर आपको बताया गया था क्लोरो एल्केन बन गया। उसके बाद आपको इसी में पढ़ाया गया था ब्रोमो एल्केन कैसे बनाएंगे, आइडो एल्केन कैसे बनाएंगे, ठीक। आपको ये भी बताया गया था ना, HI ले लेंगे, अगर यहाँ पर HCl ले लिए तो क्लोरो एल्केन, HI ले लोगे तो आइडो एल्केन, और HBr ले लोगे तो ब्रोमो एल्केन। और मैंने आपको ये भी बताया था HI और HBr स्टेबल नहीं होते, इसको लैब में बनाते हैं, ठीक। उसके बाद अल्कोहल से हम लोगों ने दूसरा मेथड क्या पढ़ा था? यूजिंग फास्फोरस हैलाइड। हाँ सर, क्या हुआ सत्यम? HI के बाद HBr देगा सर। हाँ तो लिखा तो HI के बाद Br देगा सर। सर HF लिखे हैं आप। कहाँ HF लिखा? HI और HBr ही तो लिखा बेटा, HF नहीं है। सर HI वो HBr ही तो लिखा। ये वाला दिख रहा है क्या? HF दिख रहा है क्या? अब सही है सर रीअरेंजमेंट वाला के ऊपर अल्कोहल से सर। अच्छा सॉरी, रिएक्शन का वो, सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया। HI के बाद HBr, फिर HCl, फिर HF। सॉरी यहाँ पर रीजन क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी। याद आ रहा है? इसमें मैंने बताया था PCl3 PCl5 दोनों एग्जिस्ट करता है। PI3 PI5 और PBr5 ये एग्जिस्ट नहीं करता। और मैंने बताया था PBr3 और PI3 को लैब में हम लोग बनाते थे रेड फास्फोरस का रिएक्शन किससे करा के? I2 या Br2 के साथ करा के, ठीक। और इसी में तीसरा रिएक्शन क्या था जिसमें हम लोगों ने डाल्टन्स रिएक्शन पढ़ा था? डाल्टन्स रिएक्शन। डाल्टन्स रिएक्शन क्या है आपको पता ही है। डाल्टन्स रिएक्शन की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? क्लोरो एल्केन, ठीक। और रिएक्टेंट क्या यूज करते थे? SOCl2, ठीक। ये हो गया फ्रॉम एल्कोहल। फिर इसी में दूसरा मेथड क्या था? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन में हम लोगों ने दो रिएक्शन पढ़ा था। सॉरी एक सेकेंड रुकिए, वेट फॉर अ सेकेंड। एल्कीन और एल्काइन में हम लोगों ने पहला जो रिएक्शन पढ़ा था दैट वाज फ्रॉम हैलोजन एसिड। उसके बाद हैलोजन एसिड में हम लोगों ने दो रिएक्शन पढ़ा था, मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का हम लोगों ने मैकेनिज्म देखा था। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें? दूसरा रिएक्शन इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन।
अनसेचुरेशन टेस्ट याद है ना, इसी में था, एडिशन ऑफ Br2 इन CCl4। एंटी एडिशन होगा, याद रखना, जिनको नहीं पता है अभी जानने की जरूरत भी नहीं, बस याद रखना एंटी एडिशन होगा, ठीक। तीसरा था एलाइलिक हेलोजिनेशन। तो छोटी छोटी बातें इसमें लिख लेना जो आपको जगह होगा। और मैंने आपको एलाइलिक हेलोजिनेशन का रीजन भी बताया था कि जो Br2 होता है वो डबल बॉन्ड पे क्यों नहीं जुड़ता, कोई बताएगा? एलाइलिक हेलोजिनेशन में हैलोजन जाके डबल बॉन्ड पे क्यों नहीं जुड़ते हैं? सर वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, गुड। अल्केन से भी हम लोगों ने आज मेथड देखा था। अल्केन से कौन सा देखे? अल्केन में आपको तो एक याद रखना है, जो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बताया था मैंने, आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनते हैं, उनका कितना रेशियो बनेगा उसका फॉर्मूला पढ़ाया गया था। और इसी में आपको कौन सा रिएक्शन पढ़ाया गया था? स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ाया गया था, ठीक। फिर आपको तीसरा रिएक्शन क्या पढ़ाया? फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में आपको याद रखना है कौन सा रिएक्शन आपने पढ़ा था? फिंकल स्टीन। स्वार्ट्ज और फिंकल स्टीन कहने की जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट मेथड जो आपने पढ़ा था दैट वाज फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में आपने कितने रिएक्शन देखे हैं वो भी देख लो। ब्रोमो एल्केन तो इजीली बना सकते हैं, क्लोरो बना सकते हैं मगर क्वांटिटी कम होगी। आइडो एल्केन नहीं बना सकते, I2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? ईस्टर बना लेगा। जब ब्रोमीन लेते हैं तो इसका रिएक्शन हुंस डिकर होता है, जब यहाँ लेते हैं तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सोमनीमीन रिएक्शन, ठीक। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में याद रखना 1 डिग्री ज्यादा बनता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक। और याद रखना इसमें क्लोरो एल्केन बहुत कम क्वांटिटी में बनता है। तो जितना आज 6 दिन से पढ़ रहे हो, अगर आपने उसको इतने बड़े पन्ने में उतार दिया, इसका मतलब आपकी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो आज का होमवर्क लिख लीजिए। ये तो मैंने उतना डिटेल में नहीं लिखा है, ठीक, मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, इसमें आप लोग अपने नियर अबाउट 11 रिएक्शन पढ़ें, और 11 रिएक्शन को अगर आप एक पन्ने में लिख पाएंगे दैट मीन्स यू आर गोइंग वेल, ठीक। और ये 11 रिएक्शन एक पन्ने पे तब लिख पाएंगे जब आप क्लास में अटेंटिव बैठे होंगे। यहाँ पर आपको क्या इंपॉर्टेंट लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो कल का होमवर्क यही है, ये चार्ट अपने से बना के लाओगे सभी लोग, ठीक, तभी क्लास में एंट्री मिलेगी। होमवर्क ये देख लो कल का। चार्ट मैंने चार्ट पूरा इसीलिए नहीं लिखा है कि अभी मैं लिखा दूंगा तो वही छाप के चले आओगे। कल का होमवर्क क्लियर है सभी को? बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एनीबॉडी? सर एक बार स्क्रीन, हाँ अच्छा ये रुक जाइए। I2 से वो क्या बेटा? सर जो I2 किया था तो आपने सिनोनी रिएक्शन लिखवाया है, तो Cl2 में क्यों लिखा है आपने? Cl2 में कोई नाम नहीं लिखा है बेटा, Cl2 में कोई नाम नहीं। जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा तो उसे बोलेंगे बोरोडीन हुंस डिकर रिएक्शन, ठीक। जब Cl2 के साथ होगा तो उसका कोई खास नाम मैंने नहीं लिखा है, ठीक। बट जब आयोडीन के साथ रिएक्शन होगा तब उसको हम सिमोनिन रिएक्शन बोलेंगे। I2 के साथ सिमोनिन रिएक्शन लिखेंगे। इसको अपने से कंप्लीट करिएगा, अच्छे से बनाइएगा। मैं देखना चाहता हूँ किसने सबसे अच्छा बनाया, जो सबसे बढ़िया बनाया होगा उसको ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। देखना है मुझे भी कि आप ये बना पा रहे हैं कि नहीं। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ सर, डाइहैलाइड्स और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी होता है रिएक्शन। डाइहैलाइड्स और ग्रिग्नार्ड जब केमिकल रिएक्शन बताऊंगा सौम्या जी, तब बताऊंगा वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कैसे होता है। जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तब वहां समझाऊंगा आपको, इसलिए उसको भी नहीं करा रहा हूँ, वहां भी कराऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक। देखिए अगर आपने केमिस्ट्री में मेथड ऑफ प्रिपरेशन का एक पेज में चार्ट बना लिया, ठीक, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज का एक पेज में चार्ट बना लिया, तो जो आपके 100 पन्ने के चैप्टर्स हैं वो 2 पन्ने 3 पन्ने में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। मगर उसके लिए आपको पुरानी क्लासेस एकदम दिमाग में रटी होनी चाहिए। अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, कोई भी नेम रिएक्शन पूछ लिया जाए, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और बीच में क्या यूज करते हैं, मैकेनिज्म क्या होती है, सब रटा होना चाहिए। पढ़ने का मैं तरीका यही बता रहा हूँ, केमिस्ट्री सिर्फ इसी तरीके से रटी जा सकती है। आप 5-10 पन्ने में रिएक्शन लिखाइए, आप उसको एक पन्ने में उतार दीजिए, जैसे आज आपको ये टेबल बना के दी गई है, ठीक।
यहां तक क्लियर है? शुड आई प्रोसीड फर्दर? एनीवन हैज एनी डाउट? समझ में आ रहा है? यस और नो? सारे रिएक्शन क्लियर है? ठीक। अब आते हैं मेन टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हो गया तो बचा क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अगली टॉपिक डालिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। पहले तो आप मुझे बताइए कितने लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता? जल्दी लिखिए। कितने लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आता बनाना? ठीक, कोमल यादव जी। ठीक 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 ठीक। बीवीएस वाले भी शर्माया ना, बोल दें, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आता तो नहीं आता। ठीक ठीक। कुछ लोगों ने कहा था ना कि सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा दीजिए। अब उनका मैं प्रॉब्लम प्रियांशी थी कि कौन था, पूछा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दीजिए, तो अब देख लीजिएगा बेटा, कोई बात नहीं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज डिटेल में समझ के चलते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग खोल लीजिए आप लोग, क्योंकि अगर आप आज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं सीखे तो फिर मुझसे उम्मीद मत करिएगा कि मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। एक बार में सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। ये आपका बेंजीन है, ठीक। इस पे मान लीजिए हमने OH लगाया। ऑक्सीजन पे सभी को पता है कितने लोन पेयर होते हैं? 2। और मान लीजिए हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, रेजोनेंस होने की पहली कंडीशन होती है, फॉर रेजोनेंस देयर इज 2 कंडीशन। पहला तो मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, दूसरा कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, ठीक। तीसरा तो ध्यान से देखिए, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। प्लेनर का मतलब अगर एक पेज ले लीजिए तो बेंजीन के जितने एटम होंगे वो उसी कागज पे आएंगे, और OH भी कहां पर आएगा? कागज में। तो ये प्लेनर देखने की जरूरत नहीं है। कॉन्जुगेटेड देखो, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं? कॉन्जुगेटेड के लिए मैंने क्या बताया था? लोन पेयर, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो पॉजिटिव, या तो एक इलेक्ट्रॉन हो। उसके बाद कौन सा बॉन्ड आए? सिंगल बॉन्ड। और उसके बाद फिर इसमें से कुछ आ सकता है, या तो यहाँ पर लोन पेयर आ जाए। Why it is not working? For a second, I don't know why laptop is not working. Just wait for a second. 2 मिनट के लिए आप लोग ये वर्क नहीं कर रहा है। Just wait for a second. Just wait for a second.
सर इसके पहले वाले भी नहीं आती थी? नहीं, वो पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है सर। ध्यान से देखिए। ये आपका है फिनॉल। भाई आज ये हो क्या रहा है लैपटॉप में, स्क्रीन नहीं सही से चल रही है। दिस इज योर फिनॉल, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, लोन पेयर के बाद क्या आना चाहिए? सिंगल। सिंगल मतलब बीच बीच में आना चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद फिर क्या आना चाहिए? सिंगल। डबल फिर क्या आना चाहिए? सिंगल है, फिर डबल, फिर सिंगल है। इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड है। प्लेनर देखने की जरूरत नहीं है, प्लेनर ये है पहले से ही। कॉन्जुगेटेड कैसे, ध्यान से सुन लो। लोन पेयर, लोन पेयर के बाद क्या आना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है, फिर कुछ भी आए, चाहे डबल आ जाए, चाहे ट्रिपल आ जाए, चाहे पॉजिटिव आ जाए, उससे मतलब नहीं है। बस बीच बीच में क्या है? सिंगल आए, ठीक। जैसे ए के बाद सिंगल, फिर बी के बाद सिंगल, डी के बाद सिंगल, ई के बाद सिंगल, बीच बीच में क्या रहे? सिंगल बॉन्ड। अब इसे कॉन्जुगेशन नहीं बोलेंगे। ए के बाद सिंगल, फिर सिंगल, फिर बी। यहाँ पर ए क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक। उससे हमें मतलब नहीं है, मगर कुल मिला के 2 सिंगल बॉन्ड एक साथ ना है, ठीक, यही देखना है। तो पहला देखिए, लोन पेयर आपको दिखा। लोन पेयर के बाद कौन सा बॉन्ड दिखना चाहिए? सिंगल बॉन्ड दिखना चाहिए, है। सिंगल के बाद आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल के बाद क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। कॉन्जुगेशन है। बोलो यहाँ तक किसी को समस्या? ये कॉन्जुगेशन समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? कॉन्जुगेशन देखना सबको समझ में आया? बीच बीच में क्या हो? सिंगल, उसके अगर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल, उससे हमें मतलब नहीं है। बीच बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड, ठीक। बाकी लोग जल्दी हाँ ना बोला करो, टाइम बहुत कम है। आधे लोग तो सिर्फ कमर दीवार में लगा के सो रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ये बताइए कॉन्जुगेशन है? बताइए कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? बताइए कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? नो। क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें 2 सिंगल बॉन्ड एक साथ आ गए हैं। तो अब तो कॉन्जुगेशन देखने को मिल गया। डबल बॉन्ड, डबल के बाद क्या आना चाहिए? सिंगल। अब सिंगल के बाद फिर सिंगल आ गया, तो पक्का ये कॉन्जुगेशन नहीं है। आई होप कॉन्जुगेशन देखना आप सीख गए होंगे। कॉन्जुगेशन में सिंगल बॉन्ड बीच बीच में आने चाहिए और 2 सिंगल बॉन्ड साथ नहीं आने चाहिए। तो ये कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक। याद रखना, जिनके पास लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, अभी तो प्लस माइनस आर भी नहीं आपको पता होगा, चलो अभी के लिए छोड़िए, सोचिए, अभी मैं आपको समझा दूंगा प्लस आर माइनस आर क्या है, ध्यान से। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में है। लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होने के वजह से रिंग में जाना चाहेगा। किधर जाना चाहेगा? रिंग में। भाई ये लोन पेयर है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर ना रह के कहाँ पर जाना चाहेगा? बेंजीन रिंग में। तो ऑक्सीजन कहेगा जाओ भाई, तुमको कौन रोक पाया है, जाओ। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। इन सब से क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ने कहा भाई जाओ तुमको जाना है, तो जब ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो ऑक्सीजन कहां पर जाएगा? इस कार्बन पे जाएगा। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का था वो कौन लेगा? कार्बन लेगा। भाई अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जाना है तो पहले तो कार्बन पे ही जाएगा ना, यहाँ थोड़ी ना कूद जाएगा। तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन उठा को कार्बन को दे दिया, तो जब ऑक्सीजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे चार्ज आया पॉजिटिव, ठीक।
और कार्बन पे चार्ज आएगा नेगेटिव। बोलो इतनी बात समझ में आई? बोलो इतनी बात समझ में आई जो लिखाया गया है? एकदम आराम से चल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। इतना याद रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में जाना चाहेंगे। ठीक, बेंजीन रिंग में जाएंगे तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कहेगा भाई जाओ, जाना है तो अब 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? बगल वाले कार्बन को। चूंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे चार्ज आया पॉजिटिव, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो कार्बन पे चार्ज आया नेगेटिव, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर गए हैं तो 2 बचे रहेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई? प्लस आर इफेक्ट होगा ना सर? हाँ बताता हूँ, अभी उस प्लस आर माइनस आर जब ये करा दूंगा तब समझाऊंगा। कार्बन की वैलेंसी देखो, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी देखिए कार्बन की कितनी है? 5। 5। क्या कार्बन 5 वैलेंसी कर सकता है क्या? बोलिएगा, क्या कार्बन की वैलेंसी 5 हो सकती है? नहीं, कार्बन 5 वैलेंसी नहीं दिखा सकता, तो उसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक, और कौन सा बॉन्ड टूटेगा? सिग्मा की पाई? कार्बन को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा कि पाई? पाई, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है? कमजोर होता है। ठीक, तो कार्बन क्या करेगा? ये सिग्मा बॉन्ड है, इसको तो तोड़ नहीं सकता, ये सिग्मा बॉन्ड है। ये भी बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। ये भी कौन सा? तो कार्बन क्या करेगा? इस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है? बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए आप लोग। ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्वेश्चन उठता है कि बॉन्ड इस वाले कार्बन की तरफ टूटेगा कि इस तरफ। ठीक, एकदम आराम से समझिएगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? अब ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं एक बार यहाँ फिर से बना रहा हूँ। मान लो अगर ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटा, किधर की तरफ? इस साइड टूटा। अगर ये बॉन्ड इस साइड टूटा तो यहाँ पर पहले से कौन सा, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पहले से ही है। बोलिए, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे कि नहीं? इसलिए बॉन्ड किस साइड टूटेगा? इस साइड टूटेगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। मैं फिर से बना रहा हूँ, इसको इरेज करके, वेट करिएगा। आई एम इरेजिंग दिस ऑल, फिर से समझिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। वही क्लास कल कर दें क्या भरत? कल कर दें क्या क्लास? मेरी टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा जाएगी। ध्यान से देखिए, जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा तो ये जो बॉन्ड होगा, कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 4। ठीक, और कार्बन 4 वैलेंसी रख नहीं सकता। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे चार्ज नेगेटिव आएगा। अगर ये बॉन्ड ऊपर की तरफ टूट जाएगा तो यहाँ पर फिर से कौन सी चार्ज आ जाएगी? नेगेटिव, और नीचे वाले कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, इसलिए बॉन्ड को किधर टूटना पड़ेगा? नीचे। तो ध्यान से देख लो, फिर से मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। कितने लोन पेयर? 2। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल, और यहाँ पर डबल। ठीक, ये 2 लोन पेयर इस कार्बन के पास जाएंगे। ठीक, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5, और ये बॉन्ड दूर की तरफ टूटेगा। तो देखिए बनेगा क्या? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। चूंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे चार्ज आया पॉजिटिव। चूंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और जब बॉन्ड इधर टूटा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। और ये बॉन्ड क्या हो गया? जब टूट गया तो ये बॉन्ड हो जाएगा गायब। बोलो ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? यस और नो? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन और ये क्लियर है? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन और इट इज क्लियर? सर जी बताइए कोमल जी। सर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये नहीं टूट सकता?
कार्बन और ऑक्सीजन के बेटा वही बॉन्ड तो बना रहे हैं ना, उसको क्यों तोड़ देंगे? वो बॉन्ड बन रहा है ना, तब कार्बन तोड़ रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना, उसी की वजह से तो कार्बन को बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है भाई। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, वो जबरदस्ती कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए पड़ा है, तो कार्बन ऑक्सीजन उसके साथ डबल बॉन्ड तो बनाएगा, मगर बगल वाले पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। ठीक, सर ये हाइड्रोजन लगा रहेगा? कैटिनेशन की वजह से नहीं होता। कार्बन जो है पेंटावैलेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है। क्या बोल रहे हैं? सर ये ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगा रहेगा कि ये भी रिमूव होगा? अभी रिमूव करेंगे, परेशान मत होइए, अभी उसको लगा रहने दीजिए, अभी उसको लगा रहने दीजिए, अभी वो रिमूव नहीं होगा अभी। अब ध्यान से सुनो, कॉन्जुगेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन का एटम 1, इस एटम को 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे, इसको 6 बोलेंगे, इसको 7 बोलेंगे। तो जो नेगेटिव चार्ज था या लोन पेयर था, वो 1 से कहाँ पर आ गया? पहले 1 पे था। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। तो जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 1 से कहाँ पर आ गए? 3। ठीक, अब आगे देखना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से यहाँ पर आया, ये यहाँ भी नहीं रुकेगा, ये कहेगा मुझे और आगे जाना है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब ये बॉन्ड 2 तरफ टूट सकता है, ध्यान से देखिएगा, या तो ये बॉन्ड इधर टूट जाए या तो बॉन्ड इस साइड टूट जाए। जब बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? जिसकी तरफ बॉन्ड टूटता है उस पे नेगेटिव, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे कि नहीं, इसलिए इधर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक, बॉन्ड टूटेगा इस साइड, और इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। ठीक, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या दोनों बना लेंगे? दे विल फॉर्म डबल बॉन्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो आगे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक बार मैं इरेज करके फिर से समझा रहा हूँ। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि बॉन्ड जा किधर रहा है, बाकी मैं एक बार में सब लिखा दूंगा। तो जब ध्यान से सुनिए, ये अब इधर टूटेगा क्योंकि इनको और आगे जाना है। ऊपर कुछ आपको करना नहीं, ऊपर जैसे है वैसे लगाए रहिए। जब बॉन्ड इधर टूटा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इधर कौन सा आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। अब जो कार्बन नेगेटिव चार्ज था या 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो 1 से 3 पे गए, 3 से 5 पे गए। अब देखो, ये अभी यहाँ भी नहीं रुकेगा, अब इसको और आगे जाना है। अब इसको आगे जाना है 2 इलेक्ट्रॉन को, तो फिर से ये बॉन्ड टूटेगा। नीचे अगर टूट गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो बॉन्ड किधर की तरफ टूटेगा? ऊपर की तरफ, एंड यू विल गेट दिस। ये तो बॉन्ड वैसे ही रहेगा। जब बॉन्ड ऊपर की तरफ टूटा तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब सिर्फ मुझे इतना देख के बताइए, पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 1 पे थे, 1 से 3 पे गए, 3 से गए 5, 5 से गए 7, ये 7वीं पोजीशन है ना, ये देखो, दिस पोजीशन इज 7, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट पोजीशन, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट पोजीशन। और जितने कॉन्जुगेट पोजीशन होते हैं उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? ध्यान से देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट किए, 1, 2, 3 और 4। ठीक, अब अगर इसके आगे रेजोनेंस करोगे तो फिर से यही मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो जितने कॉन्जुगेट पोजीशन होंगे उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, OH नहीं, इस बार किसी और मॉलिक्यूल के साथ लेके चल रहा हूँ, ये सिर्फ समझा रहा हूँ, इसको इस चैप्टर में मेंशन मत करिएगा जब तक मैं लिखा नहीं देता, सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। ध्यान से देखो, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। कॉन्जुगेशन है कि नहीं बताइए आप लोग?
हाँ, ऑड पोजीशन को ही नंबर ऑफ जो आप बोल रहे हैं, सभी को कॉन्जुगेशन लग रहा है? आवाज जा रही है? कॉन्जुगेशन है ना? ठीक, गुड। अब ध्यान से देखिए, कॉन्जुगेशन के वजह से ये भाई साहब का मन करेगा कि क्लोरीन को छोड़ के बेंजीन रिंग में चले जाएं। तो क्लोरीन ने कहा जाओ आजाद हो, यू कैन गो। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को कहा जाना है तो जाओ। जब ये क्लोरीन यहाँ जाएगा, ठीक, तो बाकी चीजें आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक। तो क्लोरीन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? कार्बन और क्लोरीन के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? कार्बन और क्लोरीन के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई? कॉन्जुगेशन के कारण क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। अब जब यहाँ पर आ जाएगा तो कार्बन और क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड बनेगा। कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बना के बैठा है, एक और आ गया तो बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 5। तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ टूटेगा कि नीचे की तरफ? अगर बॉन्ड ऊपर की तरफ टूट जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इस पे पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों नेगेटिव रिपेल करेंगे, इसीलिए बॉन्ड किधर की तरफ टूटेगा? नीचे की तरफ। ध्यान से देखिएगा, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कार्बन ने क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लिया तो मजबूरी में इसको क्या बनाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड। इसके पास 3 लोन पेयर थे, एक दे दिया तो बचे 2, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब आ गया कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और कार्बन की वैलेंसी पहले 4 थी, जैसे ही बॉन्ड बनेगा वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो कार्बन को एक पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो पाई बॉन्ड है किधर टूटेगा? अगर इस साइड टूटता तो इस कार्बन पे नेगेटिव, और नेगेटिव पहले से ही आया है क्योंकि इसने क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लिया है, इस वजह से बॉन्ड इधर टूटेगा। यहाँ पर चार्ज आएगा, हाइड्रोजन अभी हटा दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। हाइड्रोजन गायब मतलब लिख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि है ही नहीं। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया था, यहाँ पर कौन सा चार्ज आया होगा? पॉजिटिव। और चूंकि क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पे नेगेटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए। यहाँ पर जैसे बॉन्ड था वैसे बना रहेगा। ये कार्बन, ये आपका एटम 1 था, दिस वाज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, ठीक। अब ये नेगेटिव चार्ज आगे जाना चाहेगा। जब नेगेटिव चार्ज को आगे जाना होगा तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। अगर ये बॉन्ड गलती से इधर टूट गया तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। इसी वजह से ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ना टूट के किधर की तरफ टूटेगा? नीचे की तरफ। और जब नीचे की तरफ टूटेगा तो यहाँ पर आएगा चार्ज नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, और दोनों मिलके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। जैसे ही बॉन्ड नीचे की तरफ टूटा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव बना लेंगे डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड जैसे था वैसे ही रहेगा। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ भी मन नहीं लग रहा है, ये और आगे जाना चाहता है, तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। बॉन्ड नीचे की तरफ टूट नहीं सकता, क्योंकि नीचे की तरफ टूटेगा तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, ऊपर टूटेगा। तो ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड वैसे ही रहेगा, ठीक। अगर मान लो हम इसको और ऊपर ले जाएंगे, ठीक, तो यही मॉलिक्यूल फिर से बन जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ से? 1 से गया 3, 3 से गया 5, 5 से 7 गया, 5 से गया 7। इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट पोजीशन। और जितनी कॉन्जुगेट पोजीशन होती है उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ओवरऑल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 4। बोलिए, बात समझ में आई? अभी बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा। इतनी बात समझ में आई आप लोग को? बाकी लोग यस नो कुछ तो लिखिए। ठीक,
अभी और समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा, अभी बहुत सारे एग्जांपल कराए जाएंगे। अब मुझे एक चीज आप ये बताइएगा, इसमें जो एटम बेंजीन से जुड़ा होता है इसे की एटम बोलते हैं। दिस एटम इज कॉल्ड की एटम, दिस एटम इज कॉल्ड की एटम। दिस एटम इज कॉल्ड की एटम। तो इस वाले केस में की एटम क्लोरीन है। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ दे रहा है कि बेंजीन से ले रहा है? क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है? और किसको दे रहा है? बेंजीन को। क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ दे रहा है, तो वो की एटम, कौन से एटम? की एटम। अगर की एटम पे लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, अभी ये भी समझाऊंगा, लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो ये क्या करते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ देते हैं, और इन्हें हम लोग प्लस आर ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप? प्लस आर ग्रुप। मतलब रेजोनेंस के कारण, प्लस आर का मतलब रेजोनेंस और प्लस का मतलब देना, रेजोनेंस के कारण जो कि एटम अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ देते हैं उन्हें प्लस आर ग्रुप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर की एटम कौन है? व्हाट इज द की एटम? की एटम कौन है? ओ। और ओ पे क्या है? लोन पेयर की नेगेटिव चार्ज? एलपी और नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर। और जिनके ऊपर लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज हो, जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस, यहां पर भी की एटम ऑक्सीजन है, यहां भी की एटम ऑक्सीजन है, ठीक। अगर की एटम पे या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर हो, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन इसके काम के नहीं है, वो अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ देगा। किसकी तरफ देगा? बेंजीन की तरफ। और किस वजह से दे रहा है? रेजोनेंस के कारण। तो प्लस का मतलब हो गया देना और आर का मतलब आर, रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण देना मतलब प्लस आर इफेक्ट। तो भाई ये बताओ, पहले बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन पहले थे कि नहीं? 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? प्लस आई 8 हो गए। 6 से 2 बढ़े कि नहीं? इसका मतलब जो प्लस आर ग्रुप होते हैं, जो प्लस आर ग्रुप होते हैं, वो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक। प्लस आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे के, बेंजीन पे पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और दे देगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। इतनी बात समझ में आई? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक। तो याद रखना, अगर बेंजीन से जो एटम जुड़ा है उसे की एटम बोलेंगे। अगर की एटम पे नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, तो वो अपना नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर बेंजीन के तरफ देंगे, और इसके कारण बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और इन लोग, ऐसे ग्रुप को हम लोग प्लस आर ग्रुप बोलते हैं, ठीक। हाँ, प्लस आर एक्टिवेटिंग होते हैं, ठीक। अभी आगे वो भी समझाऊंगा। और दूसरा पॉइंट, ये कॉपी में मत लिखना, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अगर इफ की एटम हैज पॉजिटिव चार्ज और डबल और ट्रिपल बॉन्ड, then it is minus R group. Example, just wait for a second. Example, सपोज करिए ये आपका एक कंपाउंड है, लेट मी टेक एग्जांपल NO2।
यहाँ पर की एटम कौन है? व्हाट इज द की एटम? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पे क्या है? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो ये कौन सा ग्रुप होगा? दिस विल बी कॉल्ड एज, इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे माइनस आर ग्रुप। माइनस आर ग्रुप क्या करता है? वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ठीक, मतलब कि बेंजीन पे पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कर देगा? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब माइनस आर ग्रुप जो होते हैं वो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करते हैं। माइनस आर ग्रुप डिक्रीजेस, अभी आगे समझाऊंगा कि कहां पर कैसे कम किया। डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। ठीक, तो पहले 6 थे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, कितने बचेंगे? 4। कैसे होगा वो सब आगे समझाऊंगा, टाइम नहीं है इस वजह से मैं नहीं समझा। कल की क्लास डिटेल में चलेगी इस पे, एक बार मैं पूरा कल फिर भी समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ना एक क्लास में थोड़ी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख लेंगे। बताइए, ये जो ग्रुप है ये प्लस आर ग्रुप है कि माइनस आर ग्रुप? प्लस आर की माइनस आर? माइनस आर है, क्योंकि यहाँ पर जो की एटम है क्लोरीन, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो याद रखना, बेंजीन से जुड़े एटम को हम क्या बोलते हैं? ये बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े एटम को, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े एटम को हम की एटम बोलते हैं। ठीक, की एटम दो तरीके के हो सकते हैं, या तो की एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, या तो की एटम पे लोन पेयर हो। पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन क्या है? की एटम पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो डबल बॉन्ड हो। अगर की एटम पे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है तो इसे हम प्लस आर ग्रुप बोलेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड है तो इसे माइनस आर ग्रुप बोलेंगे। जो प्लस आर वाले ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। बेंजीन पे पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले ग्रुप 2 और दे दिए तो 8 हो गया, मतलब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, अब जो माइनस आर वाले होते हैं ये इलेक्ट्रॉन से बेंजीन लेते हैं। ठीक, रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो लेने का मतलब हो गया नेगेटिव, और आर का मतलब हो गया रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन लेना कहलाएगा माइनस आर इफेक्ट। और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन पे क्या कर देते हैं? कम। बेंजीन पे पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लेके बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रोफाइल जैसा आपने एक शब्द सुना होगा, इलेक्ट्रोफाइल। अभी मैं हेलो एरीन का कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, ध्यान से सुन लो, जब पढ़ाना होगा तो मैं समझाऊंगा, अभी आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ। ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफिशिएंसी। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही इलेक्ट्रॉन को लव करेगा कि नहीं? ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रॉन को लव वही करेगा जिसके ऊपर खुद कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। क्योंकि भाई अगर इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को लव तभी कर सकता है जब इसके ऊपर कुछ चार्ज पॉजिटिव हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। इस वजह से एक्स पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसको पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही इलेक्ट्रॉन को लव करेगा। इतनी बात समझ में आई? जिसके पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से। सब समझा रहा हूँ, ये सब कल चलेगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आज सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको किसकी चाहत हो? इलेक्ट्रॉन की। सिंपल सी बात है।
और इलेक्ट्रॉन की चाहत उसको होगी जिसके ऊपर खुद कौन पॉजिटिव। बोलो, यहां तक समझ में आया? इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है समझ में? अब ध्यान से सुनिएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड। अब मान लो ये बेंजीन है, कॉमन सेंस यूज करना। बेंजीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बेंजीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक। अगर इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ना है तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं। ठीक। बट मान लो हमने बेंजीन पे जोड़ दिया, व्हाई दिस इज हैंगिंग टू मच। मान लीजिए हमने बेंजीन पे OH जोड़ दिया और एक बेंजीन में हमने क्या जोड़ दिया? NO2। तो आप मुझे समझाइएगा कि जो OH है वो प्लस R ग्रुप है कि माइनस R? OH इज प्लस R ग्रुप और माइनस R ग्रुप? OH कौन सा ग्रुप है? प्लस R। OH कौन सा ग्रुप है? प्लस, क्योंकि मैंने बताया की एटम यहाँ पर कौन है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के ऊपर अगर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो तो उसे प्लस R ग्रुप बोलते हैं। और प्लस R ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं कि लेते हैं? देंगे। किसको देंगे? बेंजीन को। तो प्लस R वाले जो ग्रुप होंगे भाई जी, याद रखना, अगर यहाँ पर की एटम कौन है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन पे लोन पेयर हो, मतलब की एटम पे कोई भी की एटम हो सकता है, या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, तो वो कौन सा ग्रुप होता है? प्लस R ग्रुप। प्लस R ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक। NO2 कौन सा ग्रुप है? NO2 इज माइनस R ग्रुप। ठीक। सभी को पता है कि एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड है। मैंने आपको बताया था कि एटम पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो वो कौन सा एटम होगा? माइनस R। माइनस R इलेक्ट्रॉन खींचते हैं कि देते हैं? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कैसे लेंगे वो कल सिखाऊंगा। ठीक। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 ले लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन से लव है। ठीक। इलेक्ट्रोफाइल को अगर जुड़ना हो तो वो सबसे पहले कहां पर जुड़ेगा? 1 में कि 2 में कि 3 में? इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की तलाश है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग सबसे तेज किससे जुड़ेगा? जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दिखेगा, मतलब 2 से सबसे तेज जुड़ेगा, क्योंकि वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। भाई इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की चाहत है, और इनकी चाहत सबसे ज्यादा पूरी कौन करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। और वो कौन सा केस है? बाकी लोग क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या आंसर नहीं दे रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कथा सुनने आए हैं। बाकी लोग ये क्या है, आप लोग सुन नहीं रहे हैं कि क्लास बस ऐसे ही चल रही है? तो याद रखना, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पे सबसे तेज जुड़ेगा। फिर अगर देखा जाए तो सबसे तेज इस पे जुड़ेगा, स्पीड जुड़ने की सबसे ज्यादा 2, उसके बाद यहाँ 1 और लास्ट में 3, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम है। तो आपसे पूछ लिया जाए इन तीनों कंपाउंड में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किस पे सबसे तेज जुड़ेगा, तो 2, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, फिर 1, फिर 3। ठीक। अब एक चीज मैं अगर आपसे कहूं कि ये बेंजीन था, बेंजीन पे जब हमने प्लस R ग्रुप लगाया, इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे तेज कौन दिया? जिसपे प्लस R ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? प्लस R ग्रुप। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे स्लो कौन दिया? जिसपे कौन सा ग्रुप है? माइनस R। इसका मतलब बेंजीन पे प्लस R ग्रुप लगाने पे, प्लस R ग्रुप लगाने पे
रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने की स्पीड क्या हो जाएगी? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी कि घटेगी? लिखिए। बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। प्लस आर ग्रुप लगाने से बढ़ेगी। फिर से समझ लो, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, प्लस आर ग्रुप जो जोड़ते हैं बेंजीन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस आर ग्रुप जोड़ दोगे तो 6 में 2 और इलेक्ट्रॉन जुड़ के 8 हो जाएंगे और इलेक्ट्रोफाइल उस पर जल्दी जुड़ेगा। मतलब कि जो प्लस आर ग्रुप बेंजीन पे लगा देते हैं तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक। और अगर बेंजीन पे माइनस आर ग्रुप लगा दो तो 6 इलेक्ट्रॉन बेंजीन में थे, इसने 2 ले लिए, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है अब वो इसकी तरफ स्लो स्पीड से ऐड होगा, तो ये रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। इसीलिए प्लस आर को हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप? एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब माइनस आर को हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक, क्वेश्चन सुनिएगा, ये मैं बना रहा हूं, इसको देखिए और पहचानिए। जो पूछा जाएगा वो बताइएगा, अभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जब तक आप लोगों से पूछा ना जाए यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। जब पूछा जाएगा तब बोलिएगा। पहले, दूसरे और तीसरे में ये बताइए पहला कौन सा ग्रुप है? पहले बेंजीन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है? पहले वाले में माइनस आर। की एटम कौन है? की एटम कौन है पहले वाले में? कार्बन। और कार्बन पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या तो डबल बॉन्ड हो, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसे हम कौन सा ग्रुप बोलेंगे? माइनस आर। ठीक, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? माइनस आर। माइनस आर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कि एक्सेप्ट करता है, मतलब देता है कि लेता है? डोनेट करता है कि विड्रॉ करता है? डी या डब्ल्यू? डी और डब्ल्यू करेगा कि विड्रॉ करेगा? विड्रॉ का मतलब निकालना और डोनेट का मतलब देना। विकास पिटोगे, निखिल तुम भी पिटोगे, और हर्ष, तीनों लोग, अल्फाज तुम भी पिटोगे। अभी तो मैंने समझाया भाई, माइनस आर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना। तो ये क्या करेगा? बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कितने इलेक्ट्रॉन कर देगा? बेंजीन पे 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ये कौन सा ग्रुप एटम है? प्लस आर की माइनस आर? प्लस आर। जिसके पास लोन पेयर होगा वो कौन सा ग्रुप होगा? प्लस। या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। ठीक, प्लस आर इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है? प्लस का मतलब ही होता है डोनेट। ठीक, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। बेंजीन के पास खुद कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। ठीक, इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन। अब बेंजीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप जानते हैं? 6। ठीक, मान लीजिए Br प्लस आया। Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? Br प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को लब करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब ये बताइएगा Br प्लस को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं सत्यम। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये जरूरत सबसे तेज कौन पूरी करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा। तो अगर Br को जुड़ना है तो Br क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। और जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। जब ब्रोमीन इन तीनों में किसी पे जुड़ेगा तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन
रिएक्शन, Br का इन तीनों में जुड़ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये बताइएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे तेज कौन देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा। 2 के बाद कौन देगा? थर्ड के बाद 1। इससे एक चीज समझ में आई कि नहीं? प्लस आर ग्रुप लगाने से इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। मतलब कि पहले बेंजीन था, बेंजीन पे जैसे प्लस आर ग्रुप लगा दोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और ये इलेक्ट्रोफाइल को स्पीड से जोड़ने लगेगा। तो इसे बोलते हैं, प्लस आर को एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। माइनस आर लगाते ही इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इस पे जल्दी ऐड नहीं होगा, तो ये कौन सा ग्रुप होगा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। आपके पास आप है, ये आप है सुंदर से। ये आपके दोस्त हैं। दोस्त 2 तरीके के हो सकते हैं। आपके पढ़ने की क्षमता है 6 घंटे, ठीक? मतलब आप मान लीजिए 2 मिनट में कुछ भी चीज याद कर लेते हैं। ये आपके एक पॉजिटिव दोस्त हैं, ठीक, जो आपको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने से आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ गई। पहले मान लीजिए 6 घंटे पढ़ रहे थे, अब 8 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये आपके कौन से फ्रेंड होंगे? एक्टिवेटिंग होंगे। और ये आपके और अच्छे वाले दोस्त हैं जो आपसे कहेंगे चलो बहुत पढ़ाई हुई, मैच खेलते हैं। ये आपके पढ़ाई के घंटे को कम कर देंगे। तो ये कौन से ग्रुप हो गए? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक। जो स्पीड को बढ़ाएगा वो एक्टिवेटिंग, जो कम करेगा वो डीएक्टिवेटिंग। तो अब आप याद रखिएगा कि आपको प्लस आर का फ्रेंड बनाना है कि माइनस आर का फ्रेंड बनाना है, ठीक। यहाँ तक की बात अगर हो गई हो तो आज यहाँ पर क्लास हम वाइंड अप करते हैं। कल मैं समझाऊंगा कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग। आपको अभी तक इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि 2 तरीके के ग्रुप होते हैं, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं और माइनस आर डीएक्टिवेटिंग। कल मैं बताऊंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी आपने 5% भी नहीं पढ़ा है। कल मैं फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे लिखवाऊंगा, ठीक। तो आज के लिए इतना बहुत है। कृपया करके आप लोग फीस पे करिए, रोज रोज कहना अच्छा नहीं लगता मुझे। सही बोल रहे हैं हर्ष जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जितना पावर ज्यादा होगा उतना प्लस आर नेचर ज्यादा होगा और रेट भी उतना ज्यादा होगा, वो सब लिखवाऊंगा। बाकी लोग प्लीज अपनी फीस जल्दी से जल्दी फ्री पे करिए। वैसे सर वाले जो हैं उनको कह दीजिएगा 1-2 तारीख तक उनका पूरा, मतलब मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनसे कृपया करके और बच्चों को ले आइए। आज ऐसे 14-15 बच्चों में पढ़ाएंगे तो ना तो मेरा खर्च निकलेगा, ना तो मैं फिर पढ़ा पाऊंगा, ठीक। प्लीज कोऑपरेट। आज मैथ्स की क्लास नहीं चलेगी क्योंकि केमिस्ट्री की क्लास ज्यादा खींच गई है। ये क्लास जो आपकी मैथ्स की संडे को नहीं होती, कल एक्स्ट्रा क्लास हो गई, ठीक है। और कल टेस्ट भी है, याद रखना। कल मैथ्स की चलेगी क्लास आज के जगह। कल मेरी क्लास नहीं है, कल आपका टेस्ट है, आपके ग्रुप पे चला जाएगा, ईमानदारी से करिएगा केमिस्ट्री का। हेलो हेलो हेलो